हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। टीचर्स एकेडमी परिवार में फिर से आप सभी का एक बार जोरदार स्वागत है। तो हम लोग चलते हैं टेट के प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 जो आज आपका चल रहा है, जिसमें सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, इन सभी प्रश्नों को समाहित कर फिर से प्रैक्टिस सेशन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से सेशन के साथ सभी लोग जुड़ जाएं, अपने इस मित्रों के साथ शेयर कर दें और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न आपके टेट में, ये जो पूर्व में पूछे हुए प्रश्न हैं, पहले हम लोग उसे ही सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि प्रश्नों के एक स्टेज का अनुमान लग जाए कि प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ऑप्शन बी कहता है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी कहता है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। डी कहता है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। ये चार कथन आपको दिए गए हैं। इन चार कथन में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो कहेंगे कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण करता है। ये कथन क्या है बेटा, ये कथन सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। मतलब यह है बेटे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर भाई, कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन करता है, संशोधन करता है। ये गलत है आपका कथन, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है सहचर्य के नियम है। ऑप्शन ए है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम। ये सभी ध्यान देंगे, ये जो सहचर्य का नियम है एडवर्ड एल थांडाइक के सिद्धांत के, ये सिद्धांत के जो सीखने के नियम बनाए गए थे, ये सीखने के नियम से पूछा गया यह प्रश्न है, जिसमें दो प्रकार के नियम पूछे गए। एक तो मुख्य नियम और दूसरा आपके पूछे गए गौण नियम। तो मुख्य नियम आप जानते हैं एडवर्ड एल थांडाइक ने कुल मुख्य नियम कितने दिए बच्चे, 3, और 5 गौण नियमों का प्रतिपादन सीखने के नियम के रूप में किए थे। तो सहचर्य के नियम हैं तो कहते हैं बेटा समानता के रूप में भी देखा जाता है, वैषम्य के नियम के रूप में भी देखा जाता है, या समीपता का भी नियम है। इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ओम प्रकाश यादव जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। चले, सहचर्य के नियम को इन तीनों नियमों के रूप में जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सहचर्य के ये सभी नियम हैं जिस रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही रिक्त स्थान है। तो ध्यान देंगे कि जब आपके अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो, तो मैंने आपसे कई बार बताया है बेटे कि व्यवहार में अगर परिवर्तन आपके अनुभव के द्वारा हो, आपके प्रशिक्षण के द्वारा हो, तो आप सीधे ये कहेंगे कि व्यवहार में अगर परिवर्तन अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा अगर होता है तो वह क्या कहलाता है बेटा, सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है। इसलिए कहेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, कि किसी भी व्यक्ति में अगर व्यवहार परिवर्तन अगर अनुभव के द्वारा दिखाई पड़े, प्रशिक्षण के द्वारा दिखाई पड़े, तो आप सीधे कहेंगे कि यह अधिगम का एक रूप है, सीखना एक रूप है बेटे। क्लियर है। चले,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? थोड़ा सा मैं भी गोरा हो जाऊं, सुंदर सा दिखूं, बढ़िया कपड़ा पहनूं, मेरे शरीर में खरोच न लगे, मतलब यह है कि आप अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर ऐसा प्रेम की प्रवृत्ति अगर दिखाई पड़ रहा है किसी व्यक्ति में तो उसे क्या कह सकते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। चलिए एक बार सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन क्या होगा? यूपी टेट से सुपर टेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट में बेटे मात्र 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना होगा, और सुपर टेट में आप जानते ही हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त विषयों का एक श्रृंखला उसमें आता है। तो 5 सब्जेक्ट आप यहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन और सब्जेक्ट ऐसे हैं जो यूपी टेट से आप उठा नहीं सकते। तो यूपी टेट की तैयारी को आप जोड़ सकते हैं सुपर टेट से, लेकिन सुपर टेट का संपूर्ण तैयारी आप यूपी टेट से नहीं कर सकते। उसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए ऐसा होता है। चले, मैंने कहा अगर अपने आप को आप जब देखते हैं आईने में और बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं और अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? एक बार कमेंट करें। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो ध्यान देंगे कि जब आप अपने आप को प्रेम करते हैं और ऐसी प्रवृत्ति आपको दिखाई दे तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है नार्सिज्म की प्रवृत्ति। ये नार्सिज्म की प्रवृत्ति अगर देखना है तो ये शिशु में सर्वाधिक आपको दिखाई देगा। ये बालक नार्सिज्म की प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि जो व्यक्ति अपने शरीर की प्रवृत्ति या प्रेम से जुड़ा होता है, ये क्या कहता है बेटा? तो आप कहेंगे नार्सिज्म की प्रवृत्ति। ये नार्सिज्म की प्रवृत्ति आई कहां से? तो एक नार्सिस्ट नामक एक व्यक्ति थे जिन्हें अपने शरीर से सर्वाधिक प्रेम था। तो नार्सिस्ट महोदय को देखकर मनोवैज्ञानिकों ने नार्सिज्म की प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया, जो स्व प्रेम को दर्शाता है, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को दिखाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। रिक्त स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ध्यान देंगे, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। अगर मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, मतलब यह इसका है बेटा कि यह अनुवांशिकता का लक्षण है, यह अनुवांशिकता के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अब पूछ रहा है आपसे एक रिक्त स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। जब परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां कहां पर आएगा बेटे? आपके आस पड़ोस या वातावरण के रूप में आएगा। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। जो एक अनुवांशिकता का गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, संक्रमित होता है, वह जुड़ा होता है अनुवांशिकता के साथ। लेकिन उन्हीं सभी लक्षणों को, उन्हीं योग्यताओं के विकास के लिए अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल है तो ये परिस्थितियां जुड़ा होता है आपके आस पड़ोस और वातावरण के साथ। इसलिए यह क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? चले, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को रिक्त स्थान कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को रिक्त स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए है
प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान, समूहजन प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। ये क्वेश्चन कहां से आज आ गया है? क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ध्यान देंगे, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे जब पूरे आवृत्ति के प्रतिनिधित्व के मान करने वालों को कहा जाएगा बेटा क्या? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। यह प्रश्न आपके सीडीपी में कैसे चले आए, लेकिन देखेंगे, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आया है तो उसका ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं कि पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए कहता है वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं। बेटा जो मोटिवेटिव होते हैं बच्चे, जो मोटिवेशन के साथ अपने कार्य को पूरा करते हैं, तो ये क्या होते हैं बेटे? वे चुनौतीपूर्ण कार्य को पसंद करते हैं, ये सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, वे कार्य को समय आनंद अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देंगे, जो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे, इंटरनल मोटिवेशन के साथ जुड़े होंगे, तो जरूरी नहीं है बच्चे कि वे हमेशा सफल हों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। कि कौन सी ऐसी विशेषता नहीं है, तो आप कहेंगे कि वे हमेशा सफल हो अपने कार्य में, ये जरूरी नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। वे सदैव सफल नहीं हो सकते, चाहे वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो। जैसे अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई लक्ष्य आपने साधा है, उस लक्ष्य के लिए अपने कार्य को प्रारंभ अगर आपने किया, तो जरूरी नहीं है कि वो एनी टाइम जब जब आपने लक्ष्य को साधा वो लक्ष्य आपको मिल ही जाए, लेकिन उस लक्ष्य के करीब आप जरूर पहुंच जाते हैं, तो उसे सफल रूप में नहीं देख सकते। आप ये कह सकते आपने कोशिश की थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। चले, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्लेटो के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, रूसो के द्वारा या रॉस के द्वारा? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएं, फटाफट कमेंट करें। चलें, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसने कहा भाई? तो यह कथन भाई रूसो ने कहा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे पहले समझना चाहिए, तब उसे पढ़ना चाहिए। तो ध्यान देंगे यह कथन किससे संबंधित है? तो कहेंगे यह कथन रूसो से संबंधित है। रूसो ने इस कथन को कहा। चले, क्वेश्चन नंबर 9 है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? तो वर्तमान समय को जब हम लोग देखते हैं तो वर्तमान समय क्या कहता है बेटा कि अभी का शिक्षा जो है यह बाल केंद्रित शिक्षा है। यह इस बाल केंद्रित शिक्षा में ये 3 जब पाए जाते हैं, कहते हैं क्या बेटे? अध्यापक या कहेंगे शिक्षक, विषय वस्तु और बालक, ये 3 होते हैं जो आपके शिक्षण को चलाते हैं।
और आपने कहा यह बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब केंद्र में कौन बैठा हुआ है, बालक बैठा हुआ है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। इसलिए कि बाल मनोविज्ञान में वर्तमान समय में केंद्र बिंदु कौन माना जाता है, बालक माना जाता है। यह तीसरा ऐसा चरण हुआ जब बालकों को केंद्र में माना गया। इसके पूर्व जब आप देखते हैं तो कहते हैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक को केंद्र में रखा गया। दूसरे संशोधन के चरण में विषय वस्तु को केंद्र में रखा गया और वर्तमान में यह बाल केंद्रित शिक्षा आपका संचालित हो रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों के अनुरूप आपके विषय वस्तु का निर्माण होता है और शिक्षक भी उस विषय वस्तु का संचालन बालकों के अनुरूप ही करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, सी कहता है ए और बी दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जब सामान्य से विशेष की ओर चलना हो अपने शिक्षण में तो सामान्य से विशेष की ओर चलने की क्रिया को निगमनात्मक के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा भाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि सामान्य से विशेष की प्रक्रिया निगमनात्मक के साथ जुड़ा होता है। चले क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए कहता है पर निर्भरता, मतलब कि वह बालक दूसरों पर निर्भर होते हैं। बी कहता है सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरात्मक प्रक्रिया प्रवृत्ति का अभाव। चलें क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट करें और क्वेश्चन का कमेंट में बेटा क्वेश्चन का नंबर आप जरूर डाल दें। अंशु यादव जी क्वेश्चन नंबर 10 का बी, वेरी गुड। चलें क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट करें। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो जब बाल्यावस्था के लक्षण को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, उनके गुणों को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है कि बाल्यावस्था में बालक समूह का निर्माण करता है अपने हमउम्र बालकों के साथ, अपने समवयस्क बालकों के साथ एक समूह, एक ग्रुप का निर्माण करता है। उनके साथ वह खेलना घूमना पसंद करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर 12 है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन ए कहता है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, डी कहता है उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में संवेग बड़े ही तीव्र होते हैं, इतना याद रखेंगे आप। और जब किशोरावस्था में संवेग तीव्र होते हैं तो वो संवेग किसी भी समय परिस्थिति के अनुसार इस अवस्था में बालक प्रकट कर देते हैं। आप देखते होंगे जो टीन एज वाले बालक होते हैं उन्हें समझाना मतलब कि मांझी की तरह पहाड़ को तोड़ना हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे बालक हैं जिनके संवेग बड़े ही अस्थिर होते हैं। कब ये कहाँ मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकर किस चौराहे पे क्या लफड़ा करेंगे, इनके संवेग का नियंत्रण इस अवस्था में बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहेंगे प्रतिकूल या पारिवारिक संबंध, ये सभी जगह आपके संवेगों को प्रकट करेंगे। व्यवसाय की जब समस्या होगी तो भी ये प्रकट करेंगे।
जब ये नई परिस्थिति में जाएंगे, जब इन्हें समायोजन करना होगा, तब भी अपने संवेगों को प्रकट करेंगे। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। उपयुक्त सभी ऐसे स्थान हैं जहां बालक तीव्र प्रकार से अपने संवेगों को प्रकट करते हैं, खासकर आपके किशोरावस्था की आयु में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? अगर मान लीजिए किसी बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, तो ये बालक किस श्रेणी में आएंगे? तो ऑप्शन ए कहता है मूर्ख, बी कहता है मंदबुद्धि, सी कहता है सामान्य बुद्धि और डी कहता है प्रतिभाशाली। तो ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि आईक्यू लेवल जब आप निकालना शुरू करते हैं और बुद्धि लब्धि को निकालना शुरू करते हैं, तो आप कहते हैं कि सर आईक्यू लेवल निकालना शुरू करते हैं कहाँ से? हम कहते हैं MA/CA × 100 से। जब इस बुद्धि लब्धि को आप निकालते हैं तो टर्मन के द्वारा एक बुद्धि लब्धि चार्ट दिया गया, जिसमें आपके बुद्धि लब्धि के अनुसार बालकों की श्रेणी भी रखी गई है वहां पर। तो 140 से अधिक अगर बुद्धि लब्धि किसी बालक का है, तो आप कहेंगे कि वह बालक क्या है बेटा? प्रतिभाशाली है। और जैसे ही 90 से 110 के बीच में आप आएंगे तो वो सामान्य में चले जाएंगे, और उसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको जड़, मुक, मंद ये सभी दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो 140 से अधिक अगर किसी बालक का बुद्धि लब्धि है, मतलब वह प्रतिभाशाली बालक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। अंशु यादव जी 13 का डी, वेरी गुड बच्चे। और सभी लोग फटाफट कमेंट करें भाई। चलें क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कोटेशन है किसी ऐसे मनोवैज्ञानिक की जिन्होंने यह कहा कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो के द्वारा, ऑप्शन बी है जेम्स ड्रेवर के द्वारा, ऑप्शन सी है रॉस के द्वारा, और ऑप्शन डी है स्किनर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे कि जब बात सृजनशीलता के मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने को हो और उनसे मानसिक प्रक्रिया जुड़ी हो, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। कि यह कथन किसने कहा? क्रो एंड क्रो के द्वारा इस कथन को दिया गया कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। चले क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, ये सभी एक ही सिद्धांत का नाम है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर या पावलोव? तो ध्यान देंगे, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया और इसमें 3 सीखने के मुख्य नियम और 5 गौण नियम का प्रतिपादन किया, जो सीखने के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित हैं। और यहाँ से इन सभी प्रश्नों को अभी तक पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, कि प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक महोदय हैं। चले क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए,
उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि जब आपके अधिगम के क्षेत्र में पठार का निर्माण होता है, तो ये पठार का निर्माण बेटा आपके थकान या कहेंगे दबाव या इसे कहेंगे रुकावट के कारण होता है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिगम के वक्र में जब आपके पठार का निर्माण होगा तो पठार के निर्माण में वहां झुकाव आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अधिगम में यहाँ क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। और अगर अधिगम में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो क्या उस बालक को आप दंडित करेंगे? अगर आप दंडित करेंगे तो पठार आपका निराकरण होगा ही नहीं। और ये पठार के निराकरण की चर्चा कर रहा है, क्योंकि निराकरण होने के बाद अधिगम में फिर से वक्र का निर्माण होगा। मतलब कि अधिगम में वक्र के निर्माण को लेकर चर्चा हो रही है, उसके बाधा को हटाने की चर्चा हो रही है। अगर बाधा हटेगा तो वक्र का निर्माण होगा, और वक्र का निर्माण तभी हो सकता है जब आप उस बालक को प्रेरित करें, अच्छी विधि का प्रयोग करें और उनके कारणों का पता लगाएं। और आपसे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कहेंगे उसे दंडित नहीं करना चाहिए बालकों को। क्योंकि अगर आप दंडित करेंगे तो बालक डर या भय के कारण अपने समस्या के समाधान या बाधा या रुकावट को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उसे कहते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और बाद में यह क्रमशः मंद होती है, तो उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, वक्र रेखा नहीं होती है। चलें, क्वेश्चन नंबर 17 का एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप सभी लोग दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके अधिगम के चैप्टर से, लर्निंग के चैप्टर से, जहां से यह प्रश्न अधिकांशतः बनाए जाते हैं। तो यह पूछ रहा है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और बाद में यह मंद होती जाती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए बेटे, वक्र का निर्माण जो होता है, तो अगर अब मैं 3 ही वक्र की बात करूं कि एक तो सरल रेखीय होता है जिसमें समय और मात्रा दोनों बराबर होता है। एक होता है क्या बेटा कि वक्र ऊपर की ओर चला जाता है, तो आप कहेंगे इसमें क्या होगा, समय कम लिया जाएगा और मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। मात्रा अधिक होगी। एक होगा क्या बेटा कि ये इस तरीके से उठेगा, तो आप कहेंगे समय ज्यादा लिया जाएगा और मात्रा क्या होगी, कम होगी। चलिए, चौथा भी वक्र मैं बता दूं। एक वक्र ऐसा होता है जो ये कुछ इस तरीके से चलता है, जिसमें कभी समय ज्यादा तो मात्रा कम, किसी में मात्रा ज्यादा तो समय कम। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में अगर तीव्र हो, इसका मतलब यह है बेटे कि मात्रा अधिक होगी, और जब मात्रा अधिक होगी तो आप कहेंगे ये वक्र क्या कहलाता है, उन्नतोदर वक्र इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। उन्नतोदर वक्र में प्रारंभ में अधिगम की मात्रा ज्यादा और समय कम लिया जाता है। नतोदर में प्रारंभ में समय ज्यादा और मात्रा कम होती है। सरल रेखीय वक्र में समय और मात्रा दोनों बराबर होते हैं। मिश्रित वक्र में कभी समय ज्यादा तो मात्रा कम, कभी मात्रा ज्यादा तो समय कम। इसलिए आप देखेंगे कुछ सर्पाकार के रूप में यह वक्र का निर्माण होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा, उन्नतोदर वक्र इज द राइट आंसर। क्लियर है? चल, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, कोई 2 व्यक्ति
शारीरिक मानसिक योग्यताओं और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, यह प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, तो कहेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता होता है बेटा कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है बेटा कि समाज में उपस्थित सभी व्यक्ति एक समान विचार, एक समान शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास को लेकर आगे की ओर नहीं बढ़ते। प्रत्येक व्यक्तियों में अपनी एक अलग क्षमता उपस्थित होती है और अपने क्षमता के अनुसार अपना वो विकास करते हैं। वही व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता आपके कक्ष में भी देखने को मिलेंगे कि कोई बालक तीव्र गति से अपने अधिगम को लेकर चल रहा है या सीख रहा है, तो उसी अधिगम की प्रक्रिया को कोई बालक अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुरूप लेकर चल रहा है जितनी उसकी क्षमता थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे क्लियर है यहां तक? चले एक बार सभी लोग कमेंट करें भाई, फटाफट कमेंट करें। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी प्रश्न में? चलें क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कहता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऑप्शन बी कहता है कुसमायोजन का निराकरण करना। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है, कुसमायोजन का निराकरण करना है। अगर बालक किसी भी नवीन परिस्थिति में अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है, वह उसके मानसिक लक्षण या मानसिक विचार या मानसिक विज्ञान के कारण हो रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी नवीन परिस्थिति में जाकर अगर अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है तो वह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि समायोजन होना किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपयोगी होता है। तो आप कहेंगे मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य, कहेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, कि इन दोनों ऑप्शन के लिए आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चले क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं। ये मैथ के प्रश्न आए हुए हैं भाई, छोड़िए चले आगे की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। रुचि का संबंध है। ऑप्शन ए कहता है योग्यता के साथ, अवधान के साथ। ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों के साथ। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। रुचि का संबंध किससे है भैया? इंटरेस्ट का संबंध किससे है? तो कहेंगे कि रुचि का जो संबंध है, क्वेश्चन नंबर 21, रुचि का जो संबंध है तो कहेंगे यह एक प्रकार का क्या है बेटा? आपके रुचि, इंटरेस्ट आपकी योग्यता को भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि भाई आप जुड़े होते हैं अपने इंटरेस्ट के साथ, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उस योग्यता को बढ़ाते हैं। और ये क्या है बेटा? आपका अवधान भी है। तो कहेंगे रुचि का संबंध ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों के साथ जुड़ा होता है। तो रुचि, इंटरेस्ट क्या है बेटा? आपके अवधान आपके आगे की ओर लेकर जाता है और आपकी योग्यता के साथ यह जुड़ा हुआ होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। चले क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन सी कहता है भग्नाशा। ऑप्शन डी कहता है
चिंता। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। मतलब कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को जब आप नवीन ज्ञान के सामने, प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तेजना, ऑप्शन बी कहता है आवृत्ति, ऑप्शन सी कहता है सामान्यीकरण, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो जब अगर किसी भी अधिगमकर्ता का अनुबंधन स्थापित कराना हो और अनुबंधन का प्रथम सोपान अगर पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप समझ लें कि अनुबंधन तभी होगा जब वह बालक उत्तेजित होगा अगले विषय वस्तु के साथ जुड़ने के लिए, अगले विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए। इसलिए अनुबंधन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान जो होता है वह अधिगमकर्ता का उत्तेजना होता है, वह उत्तेजना के साथ जुड़ा होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंशु यादव जी, क्वेश्चन नंबर 23 का ए, वेरी गुड। आप अकेले सारे प्रश्नों के साथ जुड़े हुए हैं, सारे प्रश्नों का जवाब आपका लगभग सही आ रहा है। वेरी गुड अंशु यादव जी, जुड़े रहें सेशन के साथ। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कहता है मैकडूगल का, वुडवर्थ का, रॉस का या ड्राइवर का। चलें, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो यह कथन किसने कहा? एक बार सभी लोग कमेंट करें तो ध्यान देंगे। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन वुडवर्थ ने कहा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, कि वुडवर्थ ने कहा कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? ऑप्शन ए कहता है उद्दीपन की स्थिति, ऑप्शन बी कहता है आवश्यकता, सी कहता है उपयुक्त ए, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त दोनों ए और बी। चले, क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा? लगभग हम लोग अपने आज के प्रैक्टिस सेशन के लास्ट की ओर चल रहे हैं। एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा, कि कौन सी ऐसी दशा या दशाएं हैं जो ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं हो सकती है? तो आप कहेंगे कि आंतरिक दशा के रूप में किसी भी उद्दीपक की स्थिति का परिचय जो है ये नहीं हो सकता। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर है क्या बेटा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि आंतरिक जो है वो आपके आकर्षित की आंतरिक दशा नहीं हो सकती, तो वो है आपका उद्दीपक की स्थिति या उद्दीपक की परिस्थिति। चल, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। संवेग की उत्पत्ति रिक्त स्थान से होती है। जो संवेग है, आपके 14 संवेग जो आपको लगातार आपके टेट में पूछे गए हैं, ये 14 संवेग से यह प्रश्न है कि संवेग की उत्पत्ति रिक्त स्थान से होती है। आपका ऑप्शन ए है आपकी आदतों से, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्तियों से, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास से, और ऑप्शन डी है संप्रत्ययों के निर्माण से। तो संवेग की उत्पत्ति होती है, किससे होती है?
तो क्वेश्चन नंबर 26 का एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि संवेग किससे जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन, संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। तो ध्यान देंगे कि जब आप सिगमंड फ्रायड को जब आप पढ़ते हैं और सिगमंड फ्रायड के उन मूल प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं तो संवेग जुड़े हुए होते हैं किससे बेटे? आपके संपूर्ण मूल प्रवृत्तियों से। अगर आपके मूल प्रवृत्ति 14 हैं तो आपके संवेग भी 14 पाए जाते हैं। इसलिए ध्यान देंगे कि संवेग सदैव जुड़ा हुआ होता है किससे बेटा? आपके मूल प्रवृत्तियों से। और ये प्रश्न आपके पूछे भी जा चुके हैं पूर्व में, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें। तो ध्यान देंगे कि जो सभी मूल प्रवृत्ति है, ये सभी मूल प्रवृत्ति और सभी संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और इन सभी मूल प्रवृत्तियों को बताया किसने बेटा? तो विलियम मैकडूगल ने। और विलियम मैकडूगल ने अगर 14 मूल प्रवृत्ति बताए तो 14 संवेग भी इससे जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? चल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है भावना और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 को एक बार सभी लोग देखेंगे। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, मोटिवेशन के लिए जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, वो शब्द क्या होता है बेटा? आपका आवश्यकता होता है। क्योंकि आवश्यकता अगर किसी बालक को है तो उस आवश्यकता की जब वह पूर्ति करने के लिए अपने कार्य के साथ करता है तो वह क्या होता है? बालक अभिप्रेरित होता है। और जब बालक अभिप्रेरित होता है तो उस आवश्यकता की वह पूर्ति कर लेता है। क्योंकि अगर आवश्यकता नहीं होगी किसी भी अधिगमकर्ता को तो बालक कभी भी मोटिवेटिव नहीं होगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे आप अभिप्रेरित कब होते हैं? जब आपको आवश्यकता होती है। जैसे आज टेट की डेट आ गई तो टेट की डेट आने में ही बालक कई ऐसे हैं जो अभी भी नहीं जगे हुए हैं या एक्टिव नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बालक ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे इष्ट मित्र ऐसे हैं जो एक्टिव हो चुके हैं कि चलो टेट इतने दिन बाद आ रहा है लेकिन इस बार मैं टेट को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वह टेट उनकी आवश्यकता है। क्योंकि अगर वह टेट पास आउट नहीं हुए तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी और संपूर्ण मोटिवेशन के साथ वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति में वो लगे हुए हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 को जब देखेंगे तो कहेंगे बेटा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चल क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। चलें क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास का निर्माण अगर करना हो तो प्रत्यय विकास के लिए सिर्फ एक शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान किसी एक पहलू पर नहीं करना चाहिए, को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय का अंतरण का अवसर देना चाहिए। यहाँ की हम कहेंगे क्या बेटा? कि विद्यार्थियों में जब प्रत्यय विकास का निर्माण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कहेंगे कि उपयुक्त सभी ऐसी विधियां हैं जिन्हें उपयोग करके बालकों में प्रत्यय विकास को बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में जितनी भी विधियां, जितनी भी सिद्धांत हैं, उन सभी का उपयोग कर बालकों में प्रत्ययों का विकास, विषय वस्तु का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। चल, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह परिभाषा किसने दिया? वॉरेन ने, रॉस ने, वैलेंटाइन ने या स्किनर ने? चले
क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? आज का यह सेकेंड लास्ट प्रश्न है। एक बार दमदार तरीके से सभी लोग कमेंट करें भाई। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? चिंतन एक मानसिक क्रिया है जो जुड़ा होता है किसके साथ? ज्ञानात्मक पहलू के साथ। यह किसने कहा मेरे बच्चे? तो यह कहा रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे। क्लियर है? चले आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और डी कहता है उपयुक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज का जो लास्ट प्रश्न है इसका जवाब आपके द्वारा मिले कि कल्पना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। आप अपने स्तर के अनुसार प्रश्न का जवाब दें। क्या ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, या उपयुक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए? तो जब जब कल्पना का विकास होगा तो कल्पना के विकास के लिए आपको उपयुक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। अंशु यादव जी 30 का डी, वेरी गुड बच्चे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने आज सेशन के साथ सभी प्रश्नों का संचालन भी किया और देखा भी और जवाब भी आपने दिया। आप कमेंट करें कैसा रहा आज के श्रृंखला में जितने भी प्रश्न डाले गए थे वो प्रश्न कैसे थे, और आपके द्वारा कितने प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दिया गया। आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। मैं आप सभी का कमेंट ले रहा हूं और कल फिर इसी निश्चित समय अवधि पर सुबह 8 बजे, मॉर्निंग का 8 बजे, प्रातः 8 बजे फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के श्रृंखला के साथ। और कल जबरदस्त तरीके से हम लोग सेशन का संचालन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल जबरदस्त सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।